विवेक भागते भागते घर की बैल्कनी तक पहुंच चुका था, जो कि घर के पहले माले पर था और जमीन से काफी ऊंचा भी। उसके पैर पर गोली लगी थी और वो घुटनों के बल बैठा हुआ था। विवेक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड्स उस पे बंदूक ताने खड़े थे। विवेक के शरीर में कई जगहों पर गोली लगी हुई थी और पैर में गोली लगने की वजह से उसे पता था कि वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा। इसलिए उस वक्त उसके दिमाग में सबसे पहले जो आया उसने वो किया। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बॉडीगार्ड्स उसे गौर से देखने लगे। विवेक ने आप देखा ना ताब और बैल्कनी से छलांग लगा दी। बॉडीगार्ड्स नीचे जाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागने लगे। उतने में विवेक वापस घर के अंदर आया और पास के एक रूम में अंदर जाकर छुप गया। मुझे पता है ये लोग घर के अंदर कभी नहीं ढूंढेंगे। विवेक ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो बॉडीगार्ड्स विवेक को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल गए। उनके जाते ही विवेक उस कमरे से बाहर निकला और दबे पांव चलते हुए बाहर जाने लगा। बाहर जाते ही अचानक उसने देखा कि दो बॉडीगार्ड्स रुके हुए थे और उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। विवेक जहां खड़ा था वहां कुछ लंबी झाड़ियां थी। विवेक तुरंत वहां जाकर छुप गया। वो आदमी चलता हुआ विवेक की तरफ आने लगा। हे भगवान, लगता है आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो आदमी जैसे ही विवेक के पास पहुंचा, उसके साथी ने दूर से उसे आवाज लगाई और वो वापस चला गया। विवेक के शरीर में कई जगहों से खून बह रहा था, फिर भी जैसे तैसे उसने खुद को संभाला हुआ था। विवेक को अब जाकर सांस लेने का थोड़ा मौका मिला था और अब उसके दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। इसका मतलब ये सिंह ही शैंकी लू है। कितना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। मैं उसे क्या समझता रहा और वो क्या निकला। हेमंत शुरू से इसके बारे में सही था। मैंने उसकी बात भी नहीं मानी और आज उसे खो भी दिया। अब चाहे जो भी हो जाए, पर इस शैंकी लू को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये सोचने के बाद विवेक ने थोड़ा झांक कर देखा और उसे रास्ता साफ दिखाई दिया। उसने आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। विवेक ने देखा कि उसके अंदर कुछ आदमी बैठे हुए थे। विवेक उन्हें देखकर समझ गया कि ये उसके लिए ही आए हैं। विवेक दोबारा उन झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। उसके शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं थी, तो मुंह पर हाथ रखकर वो चुपचाप वहां बैठा रहा। जैसे ही इनकी गाड़ी के जाने की आवाज आएगी तब उठकर भागूंगा। विवेक ये सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने गाड़ी से उतरे हुए वो आदमी खड़े हुए थे। विवेक तुरंत उठा और अपनी पूरी ताकत लगाकर लंगड़ाता हुआ वहां से भागने लगा। उसने देखा कि वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। विवेक ने और जोर लगाया, पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। शालिनी और सनाया अब भी सनाया के घर पर बैठे हुए थे। विवेक का कॉल अब भी नहीं लग रहा था और उस वजह से दोनों बहुत टेंशन में थे। शालिनी इस वक्त कॉल पर थी। कुछ भी नहीं पता चला? नहीं मैडम। फोन ट्रेस का क्या हुआ? फोन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा। हमने बहुत कोशिश की थी। ओके, बट कीप सर्चिंग। हमारे वहाँ के कॉन्टैक्ट से कहो शंघाई का चप्पा चप्पा छान मारे। मुझे जल्द से जल्द विवेक की खबर चाहिए। पता नहीं ये लड़का कहाँ होगा और किस हालत में होगा। कम से कम मुझे तो बता के जाता। सनाया वैसे ही घबराई हुई थी और अब शालिनी के मुंह से ये सुनते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं आपसे कह रही हूँ शालिनी, विवेक को पक्का कुछ न कुछ हुआ है। वो ठीक नहीं है। मुझे गट फीलिंग आ रही है और मैंने सपना भी देखा है। सनाया, नेगेटिव सोचना बंद करो। विवेक एक एजेंट है। उसने कई खतरनाक मिशंस हैंडल किए हैं अपनी लाइफ में और अभी तो वो किसी मिशन के लिए गया भी नहीं है। वो तो अपने किसी काम से गया है ना? सनाया को भी विवेक ने यही कहा था कि वो अपने काम से गया है, पर पिछले कुछ दिनों से उसने विवेक की हरकतें देखी थी और उसे विवेक पे थोड़ा शक तो था ही। हाँ, बिल्कुल काम से ही गया है। वैसे क्या काम है उसका वहाँ पे? टेक्सटाइल्स का कोई बिजनेस है, उसके लिए काम करता है वो। उसी सिलसिले में गया है। टेक्सटाइल्स का काम विवेक और ये काम करे, मैं कभी मान ही नहीं सकती। या तो ये सनाया मुझसे झूठ कह रही है
या फिर इसे खुद भी सच नहीं पता। पर मुझे विवेक के काम के बारे में पता लगाना ही होगा। बस एक बार इस लड़के का पता चल जाए। जयपुर के SII हेडक्वार्टर्स में कर्नल इस वक्त पल्लवी, अभिमन्यु और सोहेल के साथ बैठा हुआ था। चाइना में क्या दुर्घटना हुई है, ये बात अब तक कर्नल के अलावा और किसी को पता नहीं थी। इसलिए कर्नल ने ये मीटिंग बुलाई थी और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कर्नल, आप बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? कर्नल ने एक लंबी गहरी सांस ली। नहीं पल्लवी, नथिंग इज ऑल राइट। क्या हुआ कर्नल? गाइस, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट हमारी फैमिली का एक मेंबर अब हमारे बीच नहीं रहा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कौन कर्नल? एक शूटआउट में हेमंत को गोली लगी और उसके बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। विवेक को SII का मेंबर बने कुछ ही समय हुआ था, पर हेमंत बहुत लंबे समय से इन सब के साथ था। हेमंत की मौत की खबर सुनते ही सबको जोर का धक्का लगा। पल्लवी की आंखों से उसी वक्त आंसू बहने लगे। अभिमन्यु ने भी अपना सर नीचे झुका लिया, पर सोहेल की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। ये किसने किया कर्नल? आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को इस केस के बारे में ज्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा था, पर मुझे लास्ट अपडेट ये मिली थी कि हेमंत की मौत और इस पूरे ड्रग रैकेट के पीछे किसी शैंकी लू नाम के आदमी का हाथ है। एंड द बैड न्यूज इज, उस शैंकी लू को पता है कि हम उसे जानते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कई बार विवेक और हेमंत पर हमला करवाया है। विवेक और हेमंत उसे ही ढूंढ रहे थे, पर चाइनीज न्यू ईयर के इवेंट में शूट आउट हुआ और हेमंत को गोली लग गई। कर्नल, हमें वहां जाने दीजिए। इस शैंकी लू को तो हम सबक सिखाएंगे। ही किल्ड हेमंत। नहीं गैस, तुम सब वहां नहीं जाओगे। फिलहाल वहां बहुत खतरा है। मैं अपना एक एजेंट खो चुका हूं, अब और रिस्क नहीं ले सकता। प्लस यहां भी अभी 50 बच्चों के ड्रग्स ओवरडोज का केस आया है, जिसमें 20 की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अगर सब वहां चले जाएंगे तो यहां कौन संभालेगा? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ सोहेल वहां जाएगा और विवेक के साथ उस शैंकी लू का पता लगाएगा। हेमंत की मौत की खबर सुनकर सोहेल वैसे ही भड़का हुआ था। इस ड्रग रैकेट को सॉल्व करने के इरादे के साथ साथ अब उसके मन में एक बदले की आग भी जल रही थी। थैंक यू कर्नल। विवेक गहरी नींद से जाग रहा था। उसकी आंखें खुलने से पहले ही उसके शरीर का एक एक अंग दुखने लगा। उसका मन हो रहा था कि वो वापस सो जाए, पर तभी अचानक उसे उसके बेहोश होने से पहले की घटना याद आई, जब कुछ आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। विवेक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसके सामने एक बंद दरवाजा था और वहां एक आदमी हाथ में बंदूक लिए चेयर पर बैठा हुआ था। विवेक ने अपने सामने एक आदमी को देखा। उसका दिल जोरों से धड़का, पर उसे वो आदमी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें मली और जब गौर से देखा तो उसे पता चला कि सामने बैठा आदमी सोहेल था। उसे देखते ही विवेक की जान में जान आई। विवेक को होश में आया देख सोहेल ने अपनी गन अपनी पॉकेट में डाली और आकर विवेक को गले से लगा लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे क्या होना था, पर तुम यहाँ कब आए और मैं यहाँ पहुंचा कैसे? मुझे तो कुछ आदमियों ने किडनैप कर लिया था। बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। अभी सो के उठे हो और इतने एक्टिव कैसे हो गए तुम? मुझे तो सोकर उठने के बाद होश में आने में 1 घंटा लग जाता है। ये कहकर सोहेल हंसने लगा। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोहेल को घूर कर देखा। अच्छा बताता हूँ, तुम्हें कल जिन आदमियों ने किडनैप किया था वो कर्नल के ही आदमी थे। कर्नल ने तुम्हें बचाने के लिए उन्हें भेजा था और हेमंत की मौत की खबर सुन के कर्नल ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारा साथ देने के लिए। हेमंत का नाम सुनते ही दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि विवेक को ज्यादा समय ही नहीं मिला था हेमंत को याद करने के लिए, पर अब वो खुद को और नहीं रोक सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आई एम सॉरी यार, मैं हेमंत को नहीं बचा सका। मेरे सामने उसे गोली लगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इट्स ऑल माई फॉल्ट। सोहेल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद को ब्लेम मत करो विवेक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो एक बार पहले भी उसकी जान बचाई थी, पर जब जिसका टाइम आ ही जाए तब उसे जाना ही पड़ता है। मैं हेमंत को बहुत अच्छे से जानता था एंड ट्रस्ट मी, वो जहां भी होगा खुश होगा, क्योंकि उसने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी है।
एक फौजी के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है? विवेक ने अपने आंसू पोंछे। उसे पता था कि सोहेल बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर विवेक की आंखों में आक्रोश दिखाई देने लगा। जो भी हो, लेकिन इस शैंकी लू को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे पूरा चाइना घूमना पड़ जाए, पर उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं नहीं, हम दोनों मिलकर हेमंत का और देश का बदला लेंगे उससे। पर फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। तुम्हें कई जगह पर बुलेट्स लगी थी, वो तो अच्छा हुआ कि किसी क्रूशल जगह पर नहीं लगी, और जल्द ही तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया। सोहेल की बात सुनकर विवेक को फिर से अपने शरीर का दर्द महसूस होने लगा। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। इस कमरे में हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट थे, पर फिर भी यह हॉस्पिटल नहीं लग रहा था। ये कौन सी जगह है? ये एक प्राइवेट हाउस है जिसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। ये कर्नल की जगहों में से एक है। डोंट वरी, हम यहाँ सेफ हैं। चलो अब रेस्ट करो। नहीं सोहेल, ये आराम का नहीं, एक्शन का टाइम है। ज्यादा बॉलीवुड के हीरो मत बनो। आज पूरे 2 दिन बाद होश आया है तुम्हें। चोट बहुत गहरी है। 2 दिन? ओह माय गॉड! सनाया? कर्नल अपना फर्ज निभाने हेमंत के घर गए। वहां वो हेमंत के माँ बाप के साथ बैठे हुए थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनका बेटा देश के लिए काम करता था। उन्हें तो सिर्फ हेमंत के सिक्योरिटी के बिजनेस के बारे में पता था, और उनके हिसाब से वो इसी काम के सिलसिले में चाइना गया था। अपने बेटे की जगह उनके बॉस को देखकर हेमंत के माँ बाप वैसे ही घबराए हुए थे। हेमंत की माँ कर्नल के लिए चाय लेकर आई थी, और सब कर्नल के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। कर्नल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें कैसे बताए कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनसे छिन चुका है। उसने एक लंबी सांस ली। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। हेमंत की मां ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। हेमंत चाइना में एक बड़े बिजनेसमैन की सिक्योरिटी का काम कर रहा था। एक शूट आउट हुआ और हेमंत को गोली लगी। उसका ट्रीटमेंट हुआ, पर डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। ये सुनते ही हेमंत की मां फूट फूट कर रोने लगी। हेमंत के पिता को गहरा सदमा लगा और वो बिल्कुल शांत हो गए। कुछ देर बाद उनसे थोड़ी काम की बात करके कर्नल वहां से निकल गए। 3 कप ठंडी चाय टेबल पर पड़ी रही। विवेक का फोन उसके पास नहीं था। उसे जैसे ही सनाया का ख्याल आया, उसने सोहेल से उसका फोन मांगा और सनाया को कॉल किया। सनाया अपने घर में अपने फोन पर नजर गड़ाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने एक अननोन नंबर से कॉल आता हुआ देखा और तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो हेलो सनाया, कैसी हो तुम? विवेक, तुम कहाँ हो? कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ सनाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ थैंक गॉड! कहाँ गायब हो गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, पता है तुम्हें? बेबी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरा फोन चोरी हो गया यार, और ऊपर से काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाया। विवेक, तुम इतने इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो रही थी यहाँ पर? यार आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्या ये तुम्हारा न्यू नंबर है? नहीं, मेरे एक कलीग के फोन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। जल्द ही अपने नंबर से करने की कोशिश करूंगा। विवेक, मुझसे और नहीं हो पा रहा। तुम प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सनाया, मैं खुद भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, पर तुम्हें तो पता है ना कि काम भी जरूरी है। आई नो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। कभी कभी तुम्हारा काम मुझे टेंशन में डाल देता है। अगर यही तुम्हारा हाल रहा तो हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? सनाया, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आई विल बी द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। बस कुछ दिन का ही काम बाकी है। मैं जल्दी से खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, बस अपना ख्याल रखना और जब भी टाइम मिले मुझे कॉल कर लेना। आई प्रॉमिस। फोन रखते ही विवेक ने देखा कि सोहेल उसे घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तुम बाप बनने वाले हो? इतनी बड़ी गुड न्यूज तुमने बताई नहीं। मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही पता चला है। और 1 मिनट, तुम मेरी बातें सुन रहे थे? हाँ, मेरे फोन से बात करोगे तो मैं तो सुनूंगा ही ना। विवेक ने फिर तीखी नजरों से उसे घूर कर देखा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, पर कंग्रेचुलेशंस। आई एम ग्लैड कि हम में से कोई तो अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस कर रहा है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ब्रो। ये कहकर उसने विवेक से हाथ मिलाया और इतने समय बाद अब विवेक के चेहरे पर भी स्माइल आई।
तभी अचानक सोहेल का फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे कर्नल का कॉल आ रहा था। यस कर्नल। सोहेल, हाउ इज विवेक? अभी कुछ देर पहले ही होश आया है उसे। मैं आराम करने का कह रहा हूँ पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मेरी बात करा उससे। सोहेल ने विवेक को फोन दिया। हेलो कर्नल, आई एम सॉरी, मैं हेमंत। विवेक, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। और अब पिछली बातों को भूल जाओ, आगे की सोचो। अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। फिलहाल शैंकी लू की क्या अपडेट है? विवेक ने अब तक की पूरी बात कर्नल को बता दी कि कैसे शैंकी लू ने कैब ड्राइवर होने का नाटक किया और विवेक को धोखा दिया। सोहेल ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। ओह गॉड, इसलिए उसे तुम्हारे हर एक कदम की खबर थी। यस, पर अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। नहीं विवेक, अब तुम कुछ नहीं करोगे। तुम इंडिया वापस आ रहे हो। इट्स एन ऑर्डर। जब कर्नल ने विवेक को इंडिया वापस आने के लिए कहा, उसका दिमाग घूम गया। विवेक बागी नहीं था, पर वो इतना दूर आकर अब वापस नहीं जा सकता था। ये क्या कह रहे हैं आप? वापस आ जाऊं? ये नहीं हो सकता। विवेक, ये मेरा डिसीजन है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। आई एम सॉरी कर्नल, पर मैं इस मिशन में बहुत आगे निकल चुका हूं। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विवेक, तुम समझ नहीं रहे हो। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट हेमंत। तुम भी मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हो। सोहेल ने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया है। ऐसे में तुम इतने पावरफुल आदमी से कैसे लड़ोगे? कर्नल, किसी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जज्बे की जरूरत होती है, जो मेरे अंदर है, और आप अच्छे से जानते हैं। एक फौजी को ऐसी चोटों की आदत होती है। ये घाव और उसके निशान तो हमारी शान है, और आप कैसे पीछे हटने की बात कर सकते हैं? आप जानते हैं उस आदमी को पकड़ना कितना जरूरी है। यस आई नो, पर हमें पहले नहीं पता था कि शैंकी लू इतना पावरफुल आदमी है, और तुम्हारे साथ तो वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। वैसे भी यहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। 20 बच्चे ड्रग्स ओवरडोज के कारण मारे गए हैं। हमें एक केस भी सॉल्व करना है। अभी तुम वापस आ जाओ। उस शैंकी लू को पकड़ने का हम कोई न्यू प्लान बना लेंगे। नहीं कर्नल, मेरा जवाब अब भी ना ही है। वहां के केस के लिए आपके पास अभिमन्यु और पल्लवी हैं। चाहे तो आप सोहेल को भी वापस बुला लीजिए, पर मैं उस शैंकी लू को उसके किए की सजा दिए बिना वापस नहीं आऊंगा। आप खुद सोचिए, जिस आदमी का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, मैं उसे देख चुका हूं। बिलीव मी कर्नल, अगर मैं अभी वापस आ गया ना, तो उसे पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। ओके, अगर तुम इतने श्योर हो तो फिर गो अहेड। ऑल द बेस्ट। बस अपना ध्यान रखना। लेट मी टॉक टू सोहेल। विवेक ने फोन सोहेल को वापस दे दिया और सोहेल फोन लेकर थोड़ी दूर आया। यस कर्नल। सोहेल, मैं विवेक को अच्छे से जानता हूं। अगर वो कोई इरादा कर ले तो फिर पीछे नहीं हटता। मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा। बस विवेक पे नजर रखना, कहीं वो जज्बात में आकर फिर से अपनी जान जोखिम में न डाल दे। डोंट वरी कर्नल, मैं पूरे मिशन में विवेक के साथ उसकी परछाई बनकर रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि हमारी फैमिली का और कोई मेंबर कम हो जाए। गुड, और अपना भी ख्याल रखना। अगले दिन तक कर्नल ने विवेक के लिए एक फोन और उसका पुराना नंबर अरेंज कर दिया था। विवेक अपनी दवाई ले रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे इंस्पेक्टर शालिनी का कॉल आ रहा था। क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। ये क्या मजाक है विवेक? कहाँ हो यार तुम? सबको परेशान कर रखा है। विवेक समझ गया कि उसके लापता होने की खबर शालिनी तक पहुंच चुकी थी। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बीवी ने। सनाया ने आपसे बात की? ये कैसे हो गया? अब कैसे हुआ ये तो तुम उसी से पूछ लेना, पर हम बहुत परेशान हो गए थे। सनाया ने तो रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया था, और तुम्हारा जो भी काम हो, तुम्हें ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इतनी टेंशन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ओह, तो सनाया ने आपको ये भी बताया? यस, और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच शालिनी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बस तब तक सनाया का थोड़ा ख्याल रखना। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस फोन चोरी हो गया था। तुम बताओ, वहाँ क्या चल रहा है? शालिनी को पता था कि विवेक बहाना कर रहा है, पर उसने कुछ ना पूछना ठीक समझा। मैं तो एक
बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में बिजी हूँ। ड्रग ओवरडोज का केस? क्या बात है, वहाँ रहकर भी यहाँ की खबर है तुम्हें? हाँ, आखिर अपना देश तो अपना देश ही होता है। हाँ यार, पता नहीं आजकल के यूथ को कैसे संभाला जाए। 20 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं और बाकी अब भी हॉस्पिटल में हैं। किसने उन्हें ये ड्रग सप्लाई किया और कहाँ से ये ड्रग्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम जल्द ही ये केस सॉल्व कर लोगी। अच्छा, तुम किसी शैंकी लू को जानती हो? शैंकी लू? हाँ, चाइना में तुम्हारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कभी किसी शैंकी लू नाम के आदमी के बारे में सुना है? कभी फाइल में कहीं पढ़ा हो या ये नाम सुनकर कुछ भी याद आ रहा हो? ये नाम ही मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। कौन है ये शैंकी लू और तुम्हें इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? कुछ नहीं, इग्नोर करो। विवेक, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किस काम के लिए वहाँ गए हो। अरे बताया तो था, तुम भूल गई होगी। टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ ना मैं, तो उसी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं। अच्छा चलो, आई हैव टू गो। इंडिया आता हूँ, फिर मिलते हैं। तुम्हारे चाइना जाने का राज तो मैं जान कर ही रहूंगी विवेक, और वो भी बहुत जल्द। विवेक और सोहेल एक सेफ हाउस में अपनी चाइना की टीम के साथ एक मीटिंग में बैठे हुए थे। विवेक के जख्म भरे तो नहीं थे, पर वो ज्यादा दिन चुप नहीं बैठ सकता था। उसके पैर में लगी गोली की चोट की वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा था। गाइस, दिस इज हाई टाइम नाउ। उस शैंकी लू ने हमारे एक आदमी को मारा है। उसके ड्रग रैकेट की वजह से इंडिया में 20 बच्चों की जान जा चुकी है। पता नहीं आगे और कितने लोग इस ड्रग्स का शिकार बनेंगे और कितने लोगों की जानें जाएंगी। वी हैव टू फाइंड हिम एनी हाउ। विवेक के साथ बैठी चाइना की टीम को अच्छे से हिंदी आती थी। उन्हें हिंदी के लोगों के साथ काम करना पड़ता था, इसलिए इस जॉब के लिए हिंदी सीखना उनके लिए मैंडेटरी बना दिया गया था। उनमें से एक लियांग शेन ने अपने सामने रखी फाइल खोली। विवेक, हमारे पास तो उसकी फोटो भी नहीं, हम कैसे ढूंढेंगे उसे? मैंने उसे देखा है, तो मैं जल्द ही एक आर्टिस्ट की मदद से उसका स्केच रेडी करवा लूंगा। हालांकि सिर्फ एक स्केच से उस आदमी को ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा, वो बहुत चालाक है, हमसे एक कदम आगे चल रहा है, तो हमें कोई सॉलिड लीड चाहिए उसे ढूंढने के लिए। विवेक, इससे पहले तुमने उसे कैसे ढूंढा था? उसी के एक आदमी के जरिए मैं उसके विला तक गया था, पर वो आदमी भाग चुका है। उसका पता कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन एक आदमी है जिसकी मदद ले सकते हैं हम। कौन? वो विजेंद्र का पार्टनर, क्या नाम था उसका? तभी उनके चाइना टीम की एक लड़की जिंग जैंग ने नजरें उठाकर विवेक की तरफ देखा। अब तक उसकी नजरें फाइल में गड़ी हुई थी। उसने बहुत ही मोटा चश्मा लगाया हुआ था। फू जीलिंग, दैट्स राइट मिस जैंग। विवेक, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, बट फू जीलिंग इज डेड नाउ। व्हाट? यस, आपके इंस्ट्रक्शंस पे मैंने उन सारे लोगों पे नजर रखी हुई थी जिनसे आप मिले थे। जिस दिन आप और हेमंत उससे मिलकर गए थे, उसी दिन सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से उसकी और उसके पूरे फैमिली की डेथ हो गई। ओ माय गॉड, पूरी फैमिली? इस शैंकी लू का तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। किसी की पूरी फैमिली को कैसे खत्म कर सकता है वो? इन लोगों के कोई उसूल नहीं होते विवेक। राइट, पर अब क्या करें? उसका विला खाली है और हमारे पास कोई भी लीड नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें उसके बारे में बता सके। इट्स लाइक अ डेड एंड। सारे लोग सोच में गुम हो गए। तभी विवेक के फोन पर एक मैसेज आया। उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा, पर अब मैं तुम्हारा एक्शन मिस कर रहा हूं। जल्दी उठो और कुछ करो। विवेक और सोहेल अब उस घर में रह रहे थे जहां पहले विवेक और हेमंत रहा करते थे। विवेक के जख्म पूरे तरीके से भरे नहीं थे, पर वो आराम करने वालों में से नहीं था। उसने जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर दी थी। सोहेल के साथ मिलकर वो बॉक्सिंग और बाकी फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करता था। एक दिन विवेक बैल्कनी पर खड़ा होकर एक गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट थी। अब तक उन्हें शैंकी लू के बारे में कोई लीड नहीं मिली थी, तो वो परेशान था। अचानक सोहेल ने पीछे से आवाज लगाई। यार, तुम तो कह रहे थे तुम्हारा फोन खो गया था। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा और सोहेल के हाथ में एक फोन था। लॉन्ड्री वालों ने ये फोन दिया, ये तुम्हारे उस दिन के कपड़ों में से मिला है। वो फोन देखते ही विवेक की आंखों में चमक आ गई। उसने सोहेल के हाथ से वो फोन लिया। ये फोन तो
और फिर उसने खुशी से सोहेल को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच। अब शायद हमें कोई लीड मिल सकती है। किसका फोन है ये? उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का जिसे मैंने हॉस्पिटल में हेमंत के रूम में मारा था। ये सुनते ही सोहेल के चेहरे पर भी चमक आ गई। अमेजिंग, लेट्स सी इसमें क्या मिलता है। दोनों खड़े होकर उस फोन के चैट्स को गौर से देखने लगे। तभी विवेक की नजर एक चैट पर गई जिसमें सामने वाले ने एक एड्रेस भेजा हुआ था। उस आदमी का कॉन्टैक्ट मिडिलमैन नाम से सेव था। विवेक और सोहेल ने वो चैट पढ़ी। उससे उन्हें पता चला कि ये शैंकी लू का ही एक आदमी था। इसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था और शैंकी लू से मिलवाया था। इस एड्रेस पे जाना होगा, इसी से हमें आगे कुछ पता चल पाएगा। ओके चलो, तुम भी चलोगे? ऑब्वियसली, अब मैं तुम्हारी बीवी तो हूं नहीं कि घर पर बैठकर तुम्हारे काम से वापस आने का इंतजार करूं। और वैसे भी इस हालत में मैं तुम्हें कहीं अकेले नहीं जाने दे सकता। सोहेल के छोटे छोटे मजाक अब विवेक को पसंद आने लगे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा चलो। विवेक और सोहेल उस एड्रेस पर पहुंचे। वो शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर आ पहुंचे थे। उनके सामने एक पुरानी सी 2 मंजिल की बिल्डिंग थी जिसकी ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा कैफे था और ऊपर क्या था ये समझ नहीं आ रहा था। बस ऊपर के रूम की खिड़की दिखाई दे रही थी। विवेक और सोहेल उस कैफे के अंदर पहुंचे। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। काउंटर पर एक बूढ़ी औरत थी। उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो इस कैफे को संभालती है। विवेक ने ले जाकर उस औरत को वो एड्रेस दिखाया। ये एड्रेस यहीं का है, राइट एड्रेस? उस औरत ने ऊपर की तरफ इशारा किया। फिर विवेक ने उस औरत से चाइनीज में बात की। उस औरत ने बताया कि ये बिल्डिंग उसकी है और उसने ऊपर का कमरा एक आदमी को रेंट पर दे रखा है। कई सालों से वो आदमी यहीं रहता है पर उसके आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी कभी पूरे हफ्ते वो बाहर रहता है तो कभी इसी घर में, पर फिलहाल वो घर पर नहीं था। अब क्या करें? इंतजार। कब तक? जब तक वो नहीं आता तब तक। अगर हम बूढ़े हो गए तो? वेरी फनी। विवेक ने इशारा किया और दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। वो एक नूडल शॉप था। दोनों ने अपने लिए वेज नूडल्स ऑर्डर किए और वहां बैठकर उस आदमी के आने का इंतजार करने लगे। उस औरत को इंग्लिश ज्यादा अच्छे से नहीं आती थी, पर सोहेल ने टूटी फूटी इंग्लिश में बात करके उस औरत को एंटरटेन करके रखा हुआ था। उस कैफे में ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए उस औरत ने भी विवेक और सोहेल को वहां से नहीं भगाया। शाम हो चुकी थी और विवेक और सोहेल अब भी वहां बैठे हुए थे, पर उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। इंतजार इंतजार, मेरी सुबहों को तेरी शामों का। तुम कभी चुप नहीं बैठ सकते ना? क्या करूं यार, ऊपर वाले ने मेरे अंदर चुप रहने का सिस्टम बनाया ही नहीं है। मैं तो सोचता हूं तुम इतनी देर चुप कैसे बैठ सकते हो। बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं, बहुत सी चीजें प्लान करनी होती हैं, इसलिए चुप रहता हूं मैं। पर भाई मुझसे तो नहीं हो सकता। अच्छा चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहकर सोहेल ने विवेक से बात करना शुरू कर दिया और बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी विवेक को सुना दी। अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर दोस्तों तक की हर एक बात विवेक को बता दी। विवेक की जिंदगी में तो वैसे ही दोस्तों की कमी थी, तो उसे भी सोहेल की बातें सुनने में बड़ा मजा आया और विवेक ने भी अपनी कुछ बातें सोहेल से शेयर की। शाम से रात हो गई पर वो आदमी नहीं आया। अब रात के 10 बज रहे थे और अभी अभी कैफे वाली उस औरत ने दोनों को कैफे खाली करने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो इसे बंद करने वाली थी। विवेक और सोहेल चुपचाप वहां से उठकर बाहर आ गए। विवेक, मैं तो कहता हूं अब चलते हैं। हो सकता है वो शहर में ना हो, कल सुबह आ जाएंगे। विवेक अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ था, तो उसका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। हाँ, सही कहा तुमने, मैं कैब बुक करता हूं। विवेक अपने फोन में एक ऐप से कैब बुक करने लगा। तभी अचानक उस कैफे के सामने एक BMW आकर रुकी और उसमें से एक चाइनीज आदमी बाहर निकला। उस कैफे वाली औरत का घर बाजू में ही था, तो वो भी कैफे बंद करके बस जा ही रही थी। गाड़ी की आवाज सुनकर वो भी पीछे मुड़ी। सोहेल ने उस औरत की तरफ देखा और उस औरत ने हाँ में सर हिलाया। विवेक नहीं चाहता था कि उस औरत के सामने कोई बखेड़ा खड़ा हो, इसलिए उसने सोहेल को रुकने का इशारा किया। BMW चलाता है लेकिन रहता इस छोटे से पुराने घर में है। उसका असली घर कहीं और है, ये बस इसके छुपने की जगह है।
वो आदमी सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगा। जैसे ही विवेक ने देखा कि वो औरत अपने घर के अंदर चली गई है, उसने सोहेल को चलने का इशारा किया। दोनों दबे पांव सीढ़ी से ऊपर जाने लगे। वो आदमी अब तक अपने घर के अंदर जा चुका था। सोहेल ने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस आदमी ने दरवाजा खोला। यस, विवेक ने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर की फोटो उस आदमी को दिखाई। क्या तुम इसे जानते हो? डू यू नो हिम? उस आदमी ने एक नजर विवेक पर डाली और फिर सोहेल की तरफ देखा। उसने विवेक को एक लात मारी और भागता हुआ सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। सोहेल ने विवेक को संभाला और वो दोनों उस आदमी के पीछे भागने लगे। उस आदमी ने कार का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठने ही वाला था कि पीछे से विवेक ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर निकाला। विवेक ने एक पंच उसके चेहरे पर मारा और दूसरी तरफ से सोहेल ने एक लात मारी। उस आदमी ने भी अपने बचाव में इन दोनों से लड़ना शुरू कर दिया, पर वो अकेला विवेक और सोहेल को नहीं संभाल सकता था। आखिर में उसने हार मान ली। विवेक उसे पकड़कर उसके घर तक लेकर गया और उसे एक चेयर पर बिठाया। वेयर इज शैंकी लू? यू विल नेवर फाइंड हिम। सोहेल ने एक पंच उसके मुंह पर मारा और फिर उस आदमी ने अपना मुंह खोला। रशिया। उस आदमी से इंफॉर्मेशन लेकर विवेक और सोहेल अपने रूम पहुंचे और कर्नल को पूरी बात बताई। विवेक ने कर्नल से कहा कि वो अब रशिया जाएगा। कर्नल पहले तो हिचकिचाया, पर फिर उसने हां कर दी। सनाया रात को अपने घर में बिस्तर पर सो रही थी। अचानक लाइट चली गई और गर्मी की वजह से उसकी नींद खुल गई। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही सनाया की सांस हलक में आकर अटक गई। उसने हिम्मत जुटाई और घबराते हुए बिस्तर से उठी। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने कोई खड़ा था। सनाया ने रात के अंधेरे में अपने कमरे में एक आदमी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अंधेरी की वजह से वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई, पर उसे देखते ही डर के मारे उसके मुंह से जोर की चीख निकली। उस आदमी ने तुरंत ही सनाया के मुंह पर हाथ रखा। सनाया छटपटाने लगी, पर उस आदमी ने जल्दी से उसके कान के पास आकर कहा, सनाया चुप हो जाओ, मैं विवेक हूं। विवेक के इतना कहते ही लाइट्स भी आ गई। विवेक का चेहरा देखते ही एक पल में सनाया का डर प्यार में बदल गया। विवेक ने उसके मुंह से हाथ हटाया और सनाया ने उसे जोर से गले लगा लिया। ऐसी रात के अंधेरे में कौन आता है? अरे मुझे पता था तुम सोई होगी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए बेल नहीं बजाई। डिस्टर्ब तो नहीं, पर इतनी जोर से डरा दिया ना मुझे। विवेक ने अपने कान पकड़ लिए। सॉरी। नो प्रॉब्लम, आई एम सो हैप्पी। पर ऐसे अचानक कैसे? मुझे फोन करके बताया तो होता, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाती। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर सोचा नहीं था कि सरप्राइज शॉक में बदल जाएगा। दोनों इस बात पर हंसने लगे। फिर विवेक ने सनाया का चेहरा अपने हाथों में लिया और कुछ पल के लिए उसके चेहरे को निहारा। फिर उसने सनाया के माथे पर किस किया और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगा। सनाया ने भी विवेक को कसकर पकड़ लिया। वो इस लम्हे को जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ मिनट बाद विवेक सनाया से दूर हुआ और उसने देखा कि सनाया की आंखों में आंसू थे। अरे मैं तो तुम्हारे पास हूँ, फिर ये आंसू क्यों? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और बीच में जब तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था तो मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। विवेक ने सनाया के आंसू पोंछे। मुझे कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखना है। फिर विवेक थोड़ा नीचे झुका और उसने सनाया के पेट पर किस किया और इसका भी। सनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा बताओ, कुछ खाओगे? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम बैठो, मैं जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। विवेक कुछ देर लिविंग रूम में बैठा रहा और फिर सनाया सैंडविच लेकर बाहर आई। विवेक ने सैंडविच की एक बाइट ली। सनाया, तुम्हारी कुकिंग तो बहुत अच्छी हो गई है। तुम्हारे एब्सेंस में मैंने यही सब किया। तुमने बचपन से घर का खाना मिस किया है ना, तो मैं चाहती थी कि मैं हमेशा तुम्हें घर का अच्छा खाना खिलाऊं। और अगर मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरा बेबी कैसे बोलेगा कि माय मॉम इज द बेस्ट कुक? ये तो है। विवेक ने जैसे ही सैंडविच खत्म किया, सनाया उसकी प्लेट किचन में लेकर गई और बाहर आकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा। चलो अब सो जाते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे।
सनाया, वो मैं नहीं सो सकता। सनाया विवेक के पास बैठ गई। क्यों? क्योंकि कुछ घंटों में मेरी फ्लाइट है रशिया की। What? आई एम सॉरी सनाया, पर मुझे काम के लिए मॉस्को जाना पड़ रहा है। मैं बस तुमसे कुछ देर के लिए मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए इंडिया वापस आया। विवेक, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, और वो भी अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ के? सनाया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं खुद तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहता, पर काम ही ऐसा है कि मुझे जाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। सनाया, आई लव यू सो मच। Then prove it. ये कह के सनाया पूरे जोश में विवेक की तरफ आगे बढ़ी और उसके गाल पर किस करने लगी। विवेक उसे रोकने लगा, पर सनाया नहीं मानी। वो विवेक को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी, और तभी उसकी नजर विवेक के कंधे पर लगे बुलेट के निशान पर गई। उसे देखते ही सनाया के रोंगटे खड़े हो गए। विवेक, what is this? विवेक सनाया से झूठ बोल बोल कर थक चुका था। वो नहीं चाहता था कि सनाया अब और उसे गलत समझे। ये एक बुलेट वुंड है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये तुम्हें कैसे लगी? सनाया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं किसी टेक्सटाइल के बिजनेस में काम नहीं करता। आई एम एन अंडरकवर एजेंट, और मैं SII नाम की एक सीक्रेट यूनिट के लिए काम करता हूँ। विवेक ने अब तक की पूरी कहानी सनाया को बता दी। सनाया को शक तो था ही, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं हुई। विवेक ने सनाया के पेट पर हाथ रखा। क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा बच्चा एक ऐसी दुनिया में जन्म ले जहां लोग ड्रग्स के नशे में धुत हों और वो भी बड़ा होकर बिगड़ जाए? सनाया ने ना में सर हिलाया। तो फिर मुझे जाने दो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी विवेक। यू आर डूइंग द राइट थिंग। बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे सब सच बता दिया। जाओ और जाकर उस शैंकी लू का और उसके पूरे बिजनेस का खात्मा करके आओ। बस अपना ख्याल रखना। विवेक और सनाया कुछ देर बातें करते रहे, और सुबह होते ही विवेक सनाया को अलविदा कहकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। विवेक एयरपोर्ट के अंदर कदम रखने ही वाला था कि पीछे से उसे एक आवाज आई। बिना मिले ही जा रहे हो? यह आवाज सुनते ही विवेक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो पीछे मुड़ा और उसने जाकर इंस्पेक्टर शालिनी को गले लगा लिया। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? इस जन्म में तो नहीं। अब कहाँ जाने की तैयारी है? रशिया। वहाँ भी कपड़े बेचने जा रहे हो? हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। शालिनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। विवेक, आई नो यू वेरी वेल। मुझे पता है कि तुम ये सब काम कभी नहीं कर सकते। सच बताओ, किस काम के लिए जा रहे हो? विवेक जानता था कि वो शालिनी से ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता, और शालिनी ने आज तक उसको हमेशा सपोर्ट ही किया था। शालिनी, बस इतना जान लो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं किसके साथ और क्या काम कर रहा हूं, पर मैं एक मिशन पे जा रहा हूं, और ये देश को दुश्मन से बचाने के लिए है। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। शालिनी ऐसे मिशंस की कॉन्फिडेंशियलिटी को समझती थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। विवेक, तुम्हें पता है, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। ऑल द बेस्ट। बस अपना ख्याल रखना। तुम भी। फिर मिलते हैं। शालिनी ने विवेक को बाय कहा और विवेक एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उसने देहरादून से दिल्ली की फ्लाइट ली। दिल्ली में उसे सोहेल मिला, और फिर दोनों फ्लाइट में बैठकर मॉस्को के लिए रवाना हो गए। 7 घंटे की फ्लाइट के बाद दोनों मॉस्को पहुंचे। वहां पे सर्दियों का मौसम था और एयरपोर्ट के बाहर स्नोफॉल हुई थी। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। ये देखते ही विवेक और सोहेल की आंखें चमक उठी। भाई, ये शहर देखने में तो सुंदर लग रहा है, पर यहाँ उस शैंकी लू को ढूंढेंगे कैसे? इस बार मैं अपने कॉन्टैक्ट्स की हेल्प लूंगा और उसे कैसे भी ढूंढ ही निकालूंगा। उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले चल के चाय पीते हैं, वरना ठंड में मेरी कुल्फी ही जम जाएगी। अब यहाँ चाय कहाँ मिलेगी, ये भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। उनके बाजू में एक आदमी खड़ा था। अरे कोई बात नहीं, इस भाई से पूछ लेते हैं। अरे रुको। इससे पहले कि विवेक उसे रोक पाता, सोहेल उस आदमी की तरफ मुड़ गया। हेलो ब्रो। प्रिवियत मालिच। सोहेल को उसकी बात समझ नहीं आई। माचिस? हाँ भाई, माचिस की जरूरत तो है। इतनी ठंड है, मन कर रहा है यहीं आग लगाकर बैठ जाऊं। शट अप। दोनों की बात सुनकर विवेक जोर जोर से हंसने लगा। विवेक को देखकर वो आदमी भी हंसने लगा। नो इंग्लिश? उस आदमी ने ना में सर हिलाया। विवेक ने सोहेल का शर्ट पकड़ के खींचा
और उसे वहां से दूर लेकर आया। पहले होटल पहुंचते हैं और फिर चाय ढूंढ लेंगे। विवेक टैक्सी बुलाने के लिए हाथ उठाने ही वाला था, पर तभी एक कार आकर उनके सामने रुकी और उसमें से एक इंडियन आदमी ने सर बाहर निकाला और विवेक को देखा। आओ बैठो। मॉस्को में अचानक से एक इंडियन को देखकर विवेक हैरान हो गया, पर दूसरे ही पल सिंह की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। विवेक भाई कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। पर ये कौन है? हेलो, तुम कौन हो भाई? हाय, आई एम बेंजी ब्रो, हाउ आर यू? विवेक उस लड़के को घूरे जा रहा था और मौका देखते ही वो उसकी ओर बढ़ा। विवेक ने बेंजी की गर्दन पकड़ ली और उसे एक कोने में लेकर गया। हेलो हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मुझे। बता तू कौन है और तुझे यहाँ किसने भेजा है? अरे मुझे तो यहाँ आपको पिकअप करने के लिए भेजा गया है। मेरे पापा आने वाले थे पर उनकी तबीयत खराब है तो मुझे आना पड़ा। ब्रो लीव मी, आर यू मैड? सुहेल खुद ही विवेक को देखकर घबरा गया था। अब तक विवेक अच्छे खासे मूड में था, पर बेंजी को देखते ही अचानक से वो एकदम ही बदल गया। विवेक भाई आप ये क्या कर रहे हो? वो एक बच्चा है, उसे छोड़ दो। सोहेल, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। पहले चाइना में भी मुझे ऐसे ही एक इंसान ने ठगा था, इसलिए अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर ये हमें यहाँ लेने आया है तो इसे आपके ही लोगों ने भेजा होगा। आप इस पर ऐसे क्यों चढ़ रहे हो? इसे छोड़ दो। चल अपने बॉस को कॉल मिला, अभी कॉल कर। ये आपने मुझे कहां भेज दिया है? यहां मुझे लोग मार रहे हैं। बेंजी ने फिर फोन विवेक की ओर बढ़ाया। फोन स्पीकर पर डाल। हेलो विवेक, क्या हुआ? तुम बेंजी को मार क्यों रहे हो? ये कौन है? ये हमारा ही आदमी है और इसे हमने ही वहां भेजा है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको तसल्ली हो गई कि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। सॉरी, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं हर किसी पर झट से भरोसा नहीं करता हूँ। ये मेरा काम है और ये करना जरूरी है। तो अब आप मेरे साथ इस गाड़ी में बैठेंगे या नहीं? विवेक चुपचाप कार के अंदर घुस गया और सुहेल भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में वो दोनों बेंजी के साथ एक घर के बाहर पहुंचे। लो, आपका ठिकाना तो आ चुका है, अब मुझे जाने दो। क्या पता फिर कब आपका सर घूम जाए और फिर से मुझे पकड़ लो। देखो, जो भी हुआ वो एक गलती थी और मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया है। यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू। बेंजी वहां से चला गया। अरे विवेक भाई, मेरी तो कुल्फी जम गई है यार। यहाँ पर कितनी ठंड होती है, मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मुझे तो लगा था कि मैं सिर्फ चाइना जा रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ इतनी ठंड में सिकुड़ना पड़ जाएगा। तो तुम अभी भी इंडिया लौट सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपको तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन कर्नल तो मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। और वैसे भी आपकी ही तरह मैं भी तो एक एजेंट हूँ और देश के लिए इतनी ठंड तो झेल ही सकता हूँ। विवेक ने अपना सामान रखा और तुरंत ही लैपटॉप खोलकर बैठ गया। आपने तो आते ही काम भी शुरू कर दिया है। हम इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तुम्हें अगर आराम करना है तो तुम कर सकते हो, पर मेरे पास समय नहीं है। मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, बल्कि उस शैंकी लू का काम तमाम करने आया हूँ। इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना पड़ेगा। आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को पूछा है? उन्हें तो मैंने पहले ही सारी डिटेल्स भेज दी थी, पर अब तक वो भी कुछ खास पता नहीं कर पाए हैं। ये आदमी बहुत ही शातिर है सोहेल, और इसलिए हमें इसके 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे? चाइना में हम जिस आदमी से मिले थे, उसने मुझे यहाँ पर एक रशियन के बारे में बताया था। उसने कहा था कि शैंकी लू के बारे में पता करने के लिए मुझे इस आदमी से जाकर मिलना चाहिए, इसलिए आज हम वही करने वाले हैं। उस दिन शाम में विवेक और सोहेल तैयार होकर एक बार में पहुंचे। विवेक भाई, क्या हम सही पते पर पहुंचे हैं? हाँ, उसने तो यही एड्रेस दिया था। तुम यहीं बैठो, मैं जरा उसके बारे में पूछ कर आता हूँ। विवेक काउंटर की तरफ जाने लगा और जाते हुए वो बार बार चारों ओर देख रहा था। विस्की ऑन द रॉक्स। बारटेंडर विवेक की ड्रिंक बनाने लगी। डू यू नो मार्कोव? लड़की ने विवेक को आंखों से हाँ का इशारा किया। वेयर इज ही? उस लड़की ने ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ी की तरफ इशारा किया। विवेक ने दूर बैठे सोहेल को सीढ़ी की ओर आने का इशारा किया। क्या हुआ, वो ऊपर है क्या? उस लड़की ने तो इसी ओर इशारा किया है, बाकी तो ऊपर जाने पर ही पता चलेगा। वो दोनों दबे पैर ऊपर की ओर जाने लगे। उन दोनों के पास ही गन थी।
जिसे उन्होंने अंदर छुपाकर रखा था। सीढ़ी से ऊपर आते ही धीरे धीरे म्यूजिक का शोर कम हो गया था। विवेक भाई, यहाँ तो काफी शांति है। क्या आपको यकीन है कि हम सही जगह पर जा रहे हैं? सोहेल, बात मत करो और आंख और कान खुले रखो। वो एक गैलरी में पहुंचे जहां बिजली और भी मंद थी और ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। लगता है बगल वाले कमरे में कोई है। विवेक दबे पैर उस कमरे के बाहर पहुंचा। उस कमरे का दरवाजा मेटल का था, जिसके ऊपरी हिस्से में कांच लगा हुआ था, जिससे अंदर दिखाई दे रहा था। विवेक धीरे धीरे से ऊपर उठते हुए अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। अचानक से विवेक नीचे बैठ गया। क्या हुआ? अंदर कौन है? अंदर तो कुछ और ही माजरा चल रहा है। सोहेल और विवेक दोनों ही धीरे से खड़े हुए और अंदर देखने लगे। अंदर मार्कोव अपने लोगों के साथ गन्स चेक कर रहा था। वो पूरा कमरा अलग अलग हथियारों से भरा हुआ था और काफी सारे बक्सों में बॉम्ब भी रखे हुए नजर आ रहे थे। उस कमरे में लगभग 50 से ज्यादा आदमी थे और वो उन हथियारों को पैक कर रहे थे। वो दोनों दोबारा से नीचे बैठ गए। विवेक भाई, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। यह आदमी तो आर्म्स डीलर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? सोहेल, यही आदमी हमें शैंकी लू तक पहुंचा सकता है। हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब पीछे नहीं हट सकते हैं। मतलब आप सुसाइड करना चाहते हो? आपने देखा ना कि उस कमरे में हट्टे कट्टे रशियन गन लेकर खड़े हुए थे और हम यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं। हम चाहे कुछ भी करने पर अकेले ऐसे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें इससे मिलने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। कोई आ रहा है, निकलो। वो दोनों फटाफट भागकर सीढ़ी के पास पहुंचे और तेजी से नीचे उतरकर भीड़ में मिल गए। विवेक ने गौर किया कि एक रशियन नीचे की ओर झांका और फिर वो वापस चला गया। आज तो बाल बाल बचे हैं। चलो अब कोई नया प्लान सोचते हैं। यस बॉयज, क्या अपडेट है? तुम ठीक से सेटल हो गए हो? यस सर, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, पर एक नई मुसीबत आ गई है। उसके बाद विवेक ने कर्नल को मार्कोव के काम के बारे में सब कुछ बताया। सर, मैंने उससे मिलने का प्लान सोच लिया है, पर उसके लिए हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। मार्कोव से मिलने के लिए विवेक और सोहेल ने अपना लुक चेंज कर लिया था और एक नई आइडेंटिटी बना ली थी। कर्नल ने इसमें अपनी पूरी मदद की थी और उनके नए आइडेंटिटी से जुड़े कागजात और जरूरी चीजें भी दिलवाई थी। विवेक भाई, मैं इस नए लुक में भी काफी स्मार्ट लग रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस लुक को बरकरार रखने की कोशिश करूँ। ये मुझ पर काफी जच रहा है। सोहेल, तुम लुक के चक्कर में असली मिशन को मत भूल जाना। ये सब कुछ सिर्फ मिशन के लिए हो रहा है। ये तुम्हारी असलियत नहीं है। अरे विवेक भाई, सच कहूँ तो अब मैं असली और नकली का फर्क भूलने लग गया हूँ। हर वक्त तो हम किसी न किसी मिशन पर ही होते हैं और 2 अलग जिंदगी जीते हैं। पर जो भी कहो, आज तक का ये मेरा सबसे बेस्ट लुक है। ये मत भूलो, ये मेरा आइडिया था। तुम्हारा ये लुक मैंने ही सोचा है और इस बात के लिए आपको बहुत सारा थैंक्स। बेंजी घर से बाहर विवेक और सोहेल का इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजे की ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया। विवेक सीधे गाड़ी में बैठने लगा तो बेंजी ने उसे टोक दिया। हेलो हेलो मिस्टर, हु आर यू? दिस इज नॉट फॉर यू। बेंजी, इट्स मी। बेंजी ने विवेक को सर से पैर तक घूर कर देखा। विवेक ने दाढ़ी लगा ली थी और उसने भूरे बालों का एक विग भी पहना था। उसने अपनी आंखों का रंग भी बदलकर नीला कर लिया था और उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट, गले में मोटी चेन और पैरों में बूट्स पहनकर विवेक एक गैंगस्टर वाले लुक में ढल गया था। बेंजी ने बगल में खड़े सोहेल की ओर भी देखा। सोहेल ने मूंछ और दाढ़ी लगाई थी और भूरे रंग के लेंस पहने थे। उसने भी गले में चेन डाली थी और उसके कपड़े भी विवेक से मेल खा रहे थे। वो दोनों अपने नॉर्मल लुक से काफी अलग लग रहे थे। बेंजी ने दोनों को बहुत ही गौर से देखा। मूव अवे फ्रॉम माई कार, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है। मैं अपने बॉस का वेट कर रहा हूं। विवेक और सोहेल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर आंखों से इशारा किया। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मैं पुलिस को बुला दूंगा। क्योंकि बेंजी, तुमने हमको नहीं पहचाना। हम तुम्हारे बॉस ही हैं, बस अपना लुक थोड़ा बदल लिया है। विवेक ने अपनी दाढ़ी को हल्का सा हटाया और बेंजी की आंखें बड़ी हो गई। आपने ये क्यों किया है? मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। अगर आप और थोड़ी देर में यहां से नहीं जाते
तो मैं आज अपने पेपर स्प्रे को पहली बार यूज कर लेता। फिर तो अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें सच्चाई दिखा दी, वरना मैं जाने से पहले रोना नहीं चाहता था। सनाया अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसे अपने पेट में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। ये दर्द क्यों हो रहा है? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सनाया बिना ज्यादा सोचे ऑफिस से निकलकर सीधे अपने डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर, मुझे 2 दिन पहले भी हल्का सा दर्द महसूस हुआ था, पर वो जल्दी ठीक हो गया था, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर आज तो ये दर्द अभी भी हो रहा है। आप प्लीज जल्दी से चेक कीजिए। डॉक्टर ने अलग अलग कुछ मशीन्स सनाया के पेट में लगाए और अच्छे से उसका चेकअप किया। सनाया, मैंने सारे चेकअप कर लिए हैं और इनमें मुझे एक परेशानी नजर आई है। डॉक्टर, बेबी ठीक तो है ना? प्लीज आप मुझे सब कुछ खुलकर बताइए। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर, वो यहाँ नहीं है, पर आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। प्लीज जल्दी बताइए, क्या कोई परेशानी है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। सनाया, तुम्हारी प्रेगनेंसी में एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से तुम्हें अब कुछ समय तक बेड रेस्ट में जाना पड़ेगा। ये प्रेगनेंसी का शुरुआती दौर है जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, पर इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तुम्हें बस बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा और अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बस इसलिए मैं एक बार तुम्हारे हस्बैंड से भी बात करना चाहती थी, ताकि उन्हें भी ये सब समझा दूं। लेकिन मेरा बेबी ठीक तो है ना? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? डोंट वरी, फिलहाल तुम्हें लिगामेंट पेन हो रहा था, जो कि नॉर्मल होता है, पर तुम्हारी यूट्रस में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, जिसके लिए मैं मेडिसिन दे रही हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें ये बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। इसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। सनाया जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंची, उसने अपना फोन निकाला और विवेक का नंबर डायल करने लगी, पर अगले ही पल उसने कॉल काट दिया। मैं विवेक को फिलहाल परेशान नहीं कर सकती हूँ। वो वहाँ अपने मिशन पर है, और अगर मैंने उसे ये बात बता दी तो वो तुरंत यहाँ आ जाएगा। मैं उसके काम के बीच नहीं आ सकती। डॉक्टर से मिलकर सनाया का दिल बैठ गया था। इस प्रेगनेंसी को लेकर वो खुश तो है, पर वो ये सफर विवेक के साथ जीना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो मुमकिन नहीं हो सकता है। और इस कॉम्प्लिकेशन वाली बात ने सनाया को और भी परेशान कर दिया है। विवेक, प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम्हारे देश के साथ साथ मुझे और हमारे बेबी को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। विवेक और सोहेल वापस से मार्कोव के ठिकाने पर पहुंच गए थे। अपने लुक को चेंज करके वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुसे, लेकिन अंदर का माहौल एकदम ही अलग था। पिछली बार जब वो दोनों क्लब में आए थे तो वहां पार्टी चल रही थी और उन्हें मार्कोव से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ा था, पर आज मार्कोव अपने लोगों के साथ वहीं क्लब में नीचे ही बैठा हुआ था। लगता है ये तो हमारे ही इंतजार में बैठा हुआ है। हाँ, और ये अपने पूरे गैंग के साथ मौजूद है। देखो सारे कैसे हमें घूर रहे हैं। विवेक ने गौर किया कि मार्कोव सोफे में बैठा हुआ था और अपना फोन देख रहा था। विवेक सीधे उसकी ओर बढ़ने लगा और तभी एक रशियन ठीक उसके सामने आ गया। हैंड्स अप। विवेक ने पीछे बैठे हुए मार्कोव की ओर देखा, पर वो अभी भी अपने फोन में ही मग्न था। विवेक समझ गया कि जो भी हो रहा है वो मार्कोव की मर्जी से ही हो रहा है। रशियन ने विवेक को चेक करना शुरू किया और उसने विवेक के कमर के पास रखे गन को निकाल लिया। उसने सोहेल को भी ठीक वैसे ही चेक किया। उसके बाद उसने विवेक और सोहेल को अपने दूसरे साथी के पास भेजा। उस आदमी ने उन दोनों की फिंगरप्रिंट ली और उसे अपने लैपटॉप पर स्कैन करने लगा। विवेक और सोहेल दिल थामकर इंतजार कर रहे थे, पर वो बाहर से एकदम शांत लग रहे थे। उस आदमी ने जैसे ही ओके का सिग्नल दिया, एक तीसरे रशियन ने विवेक और सोहेल को मार्कोव के पास लाकर बिठाया। उस पूरे कमरे में मार्कोव के आदमी चारों ओर फैले हुए थे और उनकी नजर लगातार ही विवेक और सोहेल पर बनी हुई थी। तुम कहां से हो? लंदन। कर्नल के हिसाब से विवेक लंदन में आर्म्स का बिजनेस चलाता है और वो उसी सिलसिले में मार्कोव से मिल रहा था। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये रहा तुम्हारा चेक। मुझे $2 मिलियन का माल चाहिए। मुझे बताया गया था कि अगर दमदार हथियार चाहिए तो तुमसे आकर मिलूं, और इसलिए मैं यहां बैठा हूं। मार्कोव शांत नजरों से विवेक को देख रहा था और उसने अपने आदमियों को आंखों से कुछ इशारा किया।
उसके आदमी ने सोहेल को पकड़कर उठाया और उसे लेकर जाने लगा। मुझे कहां लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। विवेक तुरंत सोहेल को बचाने के लिए खड़ा हो गया, पर तभी बाकी रशियंस ने उसके सर पर बंदूक तान दी। इसे कहां लेकर जा रहे हो? क्या तुम्हें गन चेक नहीं करना है? तुम्हारा आदमी जाकर गन्स को चेक करेगा और उसके बाद बात करेंगे। वैसे तो मैं तुम्हारे नाम पर भरोसा करके आया हूं, तो फिर इस चेकिंग की क्या जरूरत है? तुम बिना माल चेक किए इतना बड़ा ऑर्डर देना चाहते हो? विवेक ने तुरंत बात को संभाला, क्योंकि वो मार्कोव के चेहरे पर शक देख पा रहा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हम माल जरूर देखना चाहते हैं। विवेक ने सोहेल को साथ जाने का इशारा किया। सोहेल मार्कोव के कुछ आदमियों के साथ अंदर एक दूसरे कमरे में चला गया। विवेक को उसकी चिंता तो थी, पर फिलहाल वो मार्कोव के मन में शक नहीं पैदा करना चाहता था। दूसरे कमरे में सोहेल हथियारों को पकड़ पकड़ कर चेक कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें कमरे में चारों ओर घूम रही थी। वो हर ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे शैंकी लू के बारे में कोई हिंट मिल जाए। अचानक से सोहेल की नजर एक टेबल पर पड़ी, जहां एक लैपटॉप और कुछ कागजात रखे हुए थे। सोहेल उस लैपटॉप को चेक करना चाहता था और उसने उस टेबल के बगल में बाथरूम लिखा हुआ था। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द बाथरूम? नो बाथरूम, हरी। प्लीज फ्रेंड, आई नीड टू गो टू बाथरूम। सोहेल बाथरूम जाने का इशारा करते हुए अजीब तरीके से खड़ा हो गया और बार बार प्लीज बोलने लगा। आखिरकार उन लोगों ने उसे बाथरूम की ओर इशारा करके भेज दिया। अंदर घुसते ही सोहेल ने दरवाजा पूरे तरीके से बंद नहीं किया और वह छुपकर बाहर देखने लगा। उसने गौर किया कि वो लोग दूसरी ओर घूमकर सिगरेट पीने लगे थे और ये सोहेल के लिए अच्छा मौका था। एक बार वो लैपटॉप मेरे हाथ में आ जाए, मेरा काम बन जाएगा। सोहेल धीरे से बाहर निकला और वो नीचे रेंगते हुए ही टेबल के पास पहुंचा। सोहेल ने फिर से देखा और अभी भी वो लोग बातें करने में बिजी थे। उसने फटाफट लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाया और उसके सारे डाटा को कॉपी करना शुरू किया। अभी उसका डाटा 40% पहुंचा ही था कि तभी एक आदमी पीछे की ओर पलटा और उसने बाथरूम का दरवाजा खोला हुआ देखा। उन लोगों ने रशियन में कुछ बात की और वो बाथरूम की ओर आने लगे। सोहेल ने जैसे ही ये देखा, वो वापस रेंगते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा, पर तभी वो आदमी वहां तक पहुंच गए। विवेक बार बार घड़ी देख रहा था, पर तभी उसने गौर किया कि एक आदमी ने आकर मार्कोव के कानों में कुछ कहा और मार्कोव गुस्से में उठकर उस कमरे में जाने लगा। विवेक भी घबराकर उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। सोहेल नीचे घुटनों पर बैठा हुआ था और सारे रशियंस ने उसके सर पर बंदूक तानी हुई थी। विवेक भागकर भीड़ के बीच से सोहेल के पास पहुंचा और उसने सोहेल को पकड़ लिया। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारा आदमी यहाँ बाथरूम के पास लेटकर कुछ तो कर रहा था। विवेक ने झट से बात को समझाने की कोशिश की और उसने सोहेल की ओर देखा। सोहेल ने उसे टेबल की ओर इशारा किया। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे दोस्त की तबीयत खराब रहती है। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इसलिए वो यहाँ गिर गया होगा। इतना कहते ही सोहेल अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ने की एक्टिंग करने लगा। विवेक ने उसे झट से संभाला और एक गोली उसके मुंह में घुसा दी। कुछ ही देर में सोहेल नॉर्मल हो गया। मार्कोव ने सबको गन नीचे करने का इशारा किया। हमने सब देख लिया है, इसलिए अब हम डील साइन करते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। वहां से जैसे ही सब निकलने लगे, विवेक धीरे से वापस टेबल की ओर गया और उसने चुपके से पेन ड्राइव निकाल ली। बाहर निकलकर विवेक ने मार्कोव के साथ डील की सारी बातें डिस्कस कर ली और उसकी मीटिंग लगभग खत्म ही होने वाली थी। मार्कोव, मुझे कुछ और भी चाहिए था। क्या तुम मुझे वो दिला सकते हो? क्या चाहिए? मुझे ड्रग्स चाहिए और मैं काफी टाइम से एक अच्छा सप्लायर ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे माल अच्छा चाहिए। विवेक ने तो तुक्का लगाया था और उसे उम्मीद थी कि शायद उसका ये तुक्का उसे शैंकी लू तक पहुंचा देगा। मेरे पास अच्छे सप्लायर्स की कमी नहीं है और फिलहाल मेरे पास एक कांटेक्ट है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल देता है। मैं तुम्हें कॉल करके डिटेल्स बताऊंगा। विवेक की उम्मीद जाग गई थी। उसने मार्कोव से हाथ मिलाया और सोहेल के साथ वहां से निकल गया। तुम्हें क्या लगता है ये शैंकी लू ही होगा? मुझे तो उसी की उम्मीद है। बाकी अब मार्कोव का कॉल आने पर ही पता चलेगा। घर पहुंचते ही विवेक ने कर्नल को कॉल लगाया। क्या हुआ? तुम्हारी मीटिंग हो गई? यस सर, मीटिंग तो हो गई, लेकिन अभी भी हमें शैंकी लू के बारे में ठीक से कुछ पता चल नहीं पाया है। लेकिन मार्कोव को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
हालांकि वो आदमी बहुत ही शातिर है और उसके लोग किसी भी मीटिंग से पहले पूरी आइडेंटिटी की चेकिंग करवाते हैं, पर आपने जो कुछ भी सेट किया था वो काम कर गया। तभी सोहेल ने विवेक को इशारे से उसके साथ हुई घटना के बारे में बताने से मना किया। तुम वहां से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए हो? हाँ सर, हमने उसके लैपटॉप से डेटा निकाला है और ये काम सोहेल ने किया है। अब एक बार उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने वहां एक और पासा फेंका है। अब तुमने क्या किया? सर, मैंने उससे ड्रग्स की बात की है और कहा है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। उसने मुझे अपने किसी कॉन्टैक्ट के बारे में बताया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्टैक्ट शैंकी लू ही होगा। विवेक, ये तो तुमने बहुत ही बड़ा स्टेप उठा लिया है। तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? तुम और शैंकी लू कल आमने सामने आ सकते हो। सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार वो आदमी मेरे सामने आ जाए और फिर मैं उसे उसके किए की सजा दूंगा। विवेक, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ रहा हूँ, पर तुम्हें उस पर काबू रखना पड़ेगा। वैसे भी जब से यहाँ वो ट्रक बस्ट हुआ है और वो बच्चे मारे गए हैं, यहाँ का माहौल भी काफी गंभीर हो गया है। सरकार पर दबाव बढ़ गया है और पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। इसी वजह से पुलिस भी काफी स्ट्रिक्ट हो गई है और अब जगह जगह पर छापे पड़ रहे हैं। इस वक्त इन ड्रग डीलर्स की हालत खराब है और वो सब छुप कर बैठे हैं। ऐसे में मुझे शैंकी लू से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो फिलहाल इंडिया में कोई भी नया कंसाइनमेंट नहीं भेजेगा। सर, ये तो और भी अच्छी बात है। शैंकी लू को पकड़ने का इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता है। इससे पहले कि वो फिर से कोई बड़ा कदम उठाए, हमें उसके पैरों को ही काट देना चाहिए। यहाँ कौन आ गया? विवेक ने तुरंत अपनी गन निकाली और वो एकदम तैयार खड़ा हो गया। सोहेल ने पीप होल से देखा और विवेक को गन नीचे करने का इशारा किया। अरे बेंजी, तुम इस वक्त यहाँ? यही तो मेरे बाहर निकलने का वक्त है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भी मॉस्को की शान दिखाता हूँ। आप दोनों वैसे भी बोरिंग लोगों की तरह काम करते रहते हो, तो आज मेरे साथ घूमने चलो। वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं है। फिलहाल हम खाली बैठे हैं तो आज मॉस्को ही घूम लेते हैं। क्यों विवेक भाई? विवेक का कुछ खास मन तो नहीं था, पर बेंजी को सोहेल के कहने पर वो उनके साथ निकल गया। बेंजी विवेक और सोहेल को एक क्लब में लेकर पहुंचा। अंदर घुसते ही सोहेल के चेहरे पर मुस्कुराहट भर आई। विवेक भाई, आज तो मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीने वाला हूँ। पता नहीं शैंकी लू से मिलने के बाद क्या होगा, इसलिए आज मजे कर लेते हैं। तुम्हें जो करना है तुम करो, बस ये ध्यान रखना कि कैसे भी अपना कवर मत ब्लो कर देना। मैं बार में बैठा हूँ। सोहेल और बेंजी डांस फ्लोर पर पहुंचे और वहां नाचने लगे। 1 वोडका। बारटेंडर विवेक की ड्रिंक बनाने लगा। तभी विवेक के करीब कोई आया। Make it 2, please. उस लड़की ने भी बारटेंडर को ड्रिंक बनाने का ऑर्डर दिया और वो विवेक को मुस्कुरा कर देखने लगी। Hi, I'm Natasha. विवेक ने उस लड़की से हाथ तो मिला लिया, पर उसे उस लड़की में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। Would you like to dance? Your drinks. विवेक ने लड़की को उसकी ड्रिंक पकड़ा दी और वो वहां से उठकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही विवेक ने सनाया को कॉल लगा दिया। विवेक, कहीं तुम सो तो नहीं गई थी? अगर मैं सो भी गई होती तो भी तुम मुझे उठा सकते हो और मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो मैंने सोचा कि बात ही कर लेता हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें मिस कर रही हूँ और कई बार सोचा कि तुम्हें कॉल करूं, पर फिर रुक जाती हूँ। तो कॉल किया क्यों नहीं? खैर ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम कैसे हो। वहाँ तो बहुत ठंड हो रही होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बात घुमा रही हो? सनाया, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं नहीं, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी। यहाँ सब ठीक है और मैं और बेबी दोनों ठीक हैं। तुम्हारा मिशन कब तक पूरा होगा? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी काम निपटा कर तुम्हारे पास आ जाऊं। सनाया ने जो दवाई खाई थी उसकी वजह से उसे काफी नींद भी आ रही थी। अच्छा विवेक, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गुड नाइट एंड लव यू। सनाया से बात करके विवेक के मन में खटका लग गया था। उसे महसूस हुआ कि सनाया कुछ तो छुपा रही थी और उसके करीब न होने की वजह से विवेक की चिंता बढ़ गई थी। विवेक ने दोबारा से फोन लगाया। हेलो। हेलो शालिनी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। विवेक, तुमने इस वक्त क्यों कॉल किया है? सब ठीक तो है ना? तुम मॉस्को में ठीक तो हो?
हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर तुमने इस वक्त क्यों कॉल किया है? क्योंकि मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। दरअसल आपको तो पता ही होगा कि सनाया प्रेग्नेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? वही तो परेशानी है कि उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मैं उसकी आवाज सुनकर समझ सकता हूँ। आज जब मैंने उससे बात की तो मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर कह पा नहीं रही है। शायद वो मुझे यहाँ परेशान नहीं करना चाहती है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है और इसलिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं एक बार जाकर सनाया से मिल लूंगी और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ हूँ। थैंक यू। मैं जानता हूँ कि मैं आप पर हमेशा भरोसा कर सकता हूँ। आपने सिर्फ एक पार्टनर की तरह ही नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया है। ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर थोड़े दिनों में मेरे मदद की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। याद है जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें किसी न किसी मुसीबत से बचाती ही आई हूँ। वैसे भी अब तो हमारा रिश्ता इतना पुराना हो चुका है कि इसमें थैंक यू जैसे शब्दों की जगह नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब आप सो जाओ, वरना फिर से कहोगे कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अगले दिन मार्कोव ने विवेक को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। विवेक को पूरी उम्मीद थी कि शायद आज वो शेंकी लू से मिल ही लेगा। विवेक और सोहेल दोबारा से अपना लुक चेंज करके वहां मिलने पहुंचे। कम माय फ्रेंड, इनसे मिलो। ये डेविड है, पर तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें इनसे मिल सकता है। विवेक ने डेविड की ओर देखा और वो तुरंत पहचान गया। डेविड को उसने चाइना में उस छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर देखा था जब वो शेंकी लू का इंतजार कर रहा था। डेविड शेंकी लू के बॉडीगार्ड्स में से एक था। विवेक समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है और वो अब शेंकी लू के करीब पहुंच रहा है। हाँ डेविड, मार्कोव ने मुझे बताया कि अगर मुझे दमदार माल चाहिए तो मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। तो बताओ, हम ये डील कैसे कर सकते हैं? क्या मैं तुम लोगों के माल को चेक कर सकता हूँ? मार्कोव ने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो एकदम सही कहा है, पर फिलहाल हम तुम्हें कोई माल नहीं दे सकते हैं। व्हाट? तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखो, मेरा वक्त बहुत कीमती है और उसे ऐसे बर्बाद मत करो। मुझे माल चाहिए और तुम वो सप्लाई कर सकते हो, तो फिर परेशानी क्या है? जैसे कि मैंने कहा है कि हम फिलहाल कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, शायद 1 महीने के बाद तुम्हें माल मिल सकता है। अगर उतना रुक सकते हो तो रुक जाओ। सोहेल और विवेक ने एक दूसरे को देखा क्योंकि वो हाथ आए मौके को जाने नहीं देना चाहते थे। अगर मैं उस माल की मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं तो? मार्कोव की आंखें एकदम बड़ी हो गई और डेविड भी विवेक को घूरने लगा। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन यहाँ तो मेरी बात ही नहीं बन रही है। मार्कोव, मेरे लिए पैसे बड़े नहीं हैं और मैं 1 महीने नहीं रुक सकता हूँ। मार्कोव झट से डेविड को एक कोने में लेकर गया। डेविड, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम बॉस नहीं हो और शेंकी लू को इस डील के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए तुम जाओ और उनसे बात करो और एक बार उन्हें इस आदमी से मिलने के लिए कहो। लेकिन हम इस वक्त कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये काम इंडिया का नहीं बल्कि लंदन का है। फिर तो तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाओ और बॉस से बात करो। आखिरकार डेविड मीटिंग करवाने के लिए मान गया और विवेक अपने मकसद में कामयाब हो गया था। घर वापस पहुंचते ही विवेक ने तुरंत कर्नल को वीडियो कॉल लगाया। आज की मीटिंग कैसी रही? प्लान इज ऑन सर। आज तो मुझे शेंकी लू नहीं मिला, पर अब वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। मैंने उससे डायरेक्ट मीटिंग का सेटअप कर लिया है। अब उसके और मेरे बीच ज्यादा फासला बचा नहीं है। विवेक, आर यू श्योर अबाउट दिस मिशन? यस सर, मैं एकदम श्योर हूँ। उस आदमी ने हमें जो जख्म दिए हैं, अब उसकी भरपाई करने का वक्त आ चुका है। उसकी वजह से आज हेमंत हमारे बीच नहीं है और उसने हमारे देश में भी इतनी तबाही मचाई है। और तो और उसने मेरे सामने रहकर मुझ पर हमला किया है और मुझे उस बात की भनक भी नहीं लग पाई। इसलिए अब तो मैं उसके चैप्टर का दी एंड करके ही रहूंगा। ठीक है, बाकी की तैयारी देख लूंगा। ऑल द बेस्ट। विवेक ने अपना मोबाइल चेक किया और उसके चेहरे पर खुशी भर आई। वो तुरंत अपने बिस्तर से निकला और अगले कमरे की ओर भागा। सोहेल, हमारी परसों की मीटिंग फिक्स हो गई है। अब परसों शेंकी लू का एंड होने वाला है। अपने जोश में मग्न विवेक ने ध्यान ही नहीं दिया कि सोहेल कमरे में मौजूद ही नहीं था। सोहेल, सोहेल! विवेक ने पूरा घर छान मारा,
लेकिन उसे सोहेल कहीं नजर ही नहीं आया। फिर वो भागकर मेन डोर की ओर भागा। सोहेल बाहर एक कोने में बैठकर स्मोक कर रहा था। क्या भाई, तुम इतनी ठंड में यहाँ बाहर क्यों बैठे हुए हो? अरे विवेक भाई, आप सोए नहीं? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ था, नींद नहीं आ रही है। सोहेल, सब ठीक तो है ना? दरअसल सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये मेरा पहला इतना बड़ा मिशन है और शैंकी लू जैसा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। हम सब ने देखा है कि हेमंत भाई के साथ क्या हुआ था। मैं बस इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। पर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैं तैयार हूँ। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सोहेल, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम एजेंट तो हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं, और इंसान को मुसीबत में डर लग सकता है। पर हाँ, एजेंट होने की वजह से हमें उस डर पर जल्दी काबू भी पाना होगा, ताकि वो डर हम पर हावी ना हो जाए। ये मिशन बहुत ही क्रिटिकल है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं दोबारा तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम पीछे हट सकते हो। मैं ये काम अकेले भी कर सकता हूँ। अरे नहीं विवेक भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं तैयार हूँ और मैं भी उस शैंकी लू को खत्म करना चाहता हूँ। पर ये पहला इतना बड़ा मिशन है तो बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। सच कहूँ तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोहेल, हम साथ में यहाँ आए हैं और हम दोनों साथ में ही जिंदा वापस इंडिया पहुंचेंगे, और ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस डर को भूल जाओ और सिर्फ इस मिशन को ढंग से पूरा करने के बारे में सोचो। 2 दिन बाद विवेक और शैंकी लू की मीटिंग एक होटल में रखवाई गई थी। विवेक और सोहेल अपना भेष बदलकर होटल में पहुंच चुके थे और विवेक तो बेसब्री से शैंकी लू का इंतजार कर रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था और उसने सोहेल को दरवाजे के पास ही खड़ा रखा था। विवेक भाई, लगता है वो लोग आ रहे हैं। विवेक उम्मीद से दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी 2 चाइनीज लोग गन लेकर उस कमरे में घुसे और उन्होंने पूरे कमरे को अच्छे से चेक किया। उसके बाद 4 चाइनीज आदमी उसी कमरे के बाहर तैनात हो गए और वो उस पूरी गैलरी को चेक करने लगे। विवेक और सोहेल एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे और विवेक की नजर तो बस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी कमरे के अंदर मौजूद दोनों आदमियों ने बाहर तैनात लोगों को इशारा किया और वो वापस कमरे में अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। उनके 5 मिनट बाद ही शैंकी उस कमरे में आया। विवेक ने सिंह को देखा था और वो जानता था कि सिंह ही शैंकी लू है, पर जब उसने कमरे में घुसते हुए शैंकी लू को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शैंकी लू ने एक सूट पहना हुआ था और वो दिखने में एकदम फिट लग रहा था। उसके बाल लंबे और पगड़ी में नहीं बल्कि छोटे और काफी ही स्टाइलिश ढंग से कटे हुए थे। उसके बालों में काले रंग के साथ साथ थोड़ी सफेदी भी थी और वो उसके लुक को और भी उभार रही थी। उसके बाइसेप्स अच्छे खासे बने हुए थे और उसके दोनों हाथों में ही ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। शैंकी लू ने आंखों में काला चश्मा पहना हुआ था और वो सर से पैर तक एकदम चमक रहा था। विवेक तो उसको देखता ही रह गया। हेलो, आई एम शैंकी लू। हाय, आई एम रॉबर्ट। डेविड ने मुझे बताया कि आप लंदन से हैं और यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हुए हैं। जी हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो आप किन चीजों का बिजनेस करते हैं? वैसे तो दिखाने के लिए मेरा डायमंड का बिजनेस है, पर उसकी आड़ में मैं आर्म्स का काम करता हूँ और अभी हाल फिलहाल में ही मैंने ड्रग्स का भी काम शुरू किया है। ओह, तो आपका बिजनेस काफी फैला हुआ लगता है। हाँ, मेरा काम बहुत से कंट्रीज में फैला हुआ है, पर मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों ना हम असली काम की बात करें? तो क्या है असली काम की बात? विवेक ने गौर किया कि शैंकी लू विवेक को सिर से पैर तक घूर रहा था। क्यों, डेविड ने आपको नहीं बताया कि हम आज यहाँ क्यों मिल रहे हैं? डेविड यहाँ नहीं है, पर आप और मैं यहीं मौजूद हैं, तो क्यों ना खुलकर साफ साफ बात करते हैं। मुझे एक ड्रग का कंसाइनमेंट चाहिए जिसकी डिलीवरी लंदन में होगी। हम फिलहाल कोई कंसाइनमेंट कहीं भी नहीं भेज रहे हैं, इसलिए अभी तो हम माल नहीं दे पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो आप फिलहाल काम बंद करके बैठे हैं? शैंकी लू को विवेक की इस बात से झटका लगा और उसने तुरंत विवेक की आंखों में देखा। विवेक ने भी खुद को संभालते हुए अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। किसने कहा कि हम काम बंद करके बैठे हैं? नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। देखिए, मुझे कंसाइनमेंट चाहिए और उसके लिए मैं मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार हूँ। मुझे बस आप दाम बताइए और हम डील डन करते हैं। एक कंसाइनमेंट के लिए इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है? कहीं आप फेड में तो नहीं है जो हमें यहाँ पकड़ने पहुंचे हैं?
कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, पर तभी विवेक जोर जोर से हंसने लगा। आपने तो मेरी पूरी जांच कर ही ली होगी, फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं? अपने लोगों पर भरोसा नहीं है क्या? मैं फिलहाल माल नहीं दे पाऊंगा। देखिए, डीलर्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं देंगे तो मैं किसी दूसरे के पास चला जाऊंगा। लेकिन जो पैसे मैं देने को तैयार हूँ, वो पैसे आपको दोबारा मिलेंगे या नहीं, ये आप सोच लीजिए। शैंकिलू कुछ पलों तक शांत बैठकर विवेक को घूरता रहा और वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। ठीक है, हम माल दे देंगे, लेकिन रकम मैं बताऊंगा और जो मैं बोलूंगा उसमें मुझे कोई आनाकानी नहीं चाहिए। फिलहाल मैं चलता हूँ और मेरे लोग आपको कॉल करेंगे। थैंक यू। लेकिन अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना साथ में बैठकर एक एक ड्रिंक हो जाए, आखिर हम भी अब पार्टनर बन गए हैं। शैंकिलू उठकर जाने ही वाला था, पर फिर वो रुक गया और उसने ड्रिंक के लिए हाँ का इशारा किया। विवेक ने सोहेल को ड्रिंक बनाने का इशारा किया। सोहेल ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी और विवेक का इशारा पाते ही उसने 3 ड्रिंक बनाई। उसने उन तीनों ड्रिंक में ही नशे की दवा मिला दी थी। सोहेल ने एक ड्रिंक शैंकिलू के हाथ में पकड़ाई और उसने 2 ड्रिंक्स दोनों बॉडीगार्ड्स को पकड़ा दी। दोनों बॉडीगार्ड्स एक ही झटके में अपनी ड्रिंक पी गए और वो दोबारा गन लेकर खड़े हो गए। सोहेल और विवेक की नजर शैंकिलू पर ही थी, क्योंकि उसने अब तक ड्रिंक को मुंह नहीं लगाया था। चीयर्स मिस्टर लू टू आवर पार्टनरशिप। इतना कहकर विवेक ने अपनी ड्रिंक पी। शैंकिलू ने भी ड्रिंक को हाथ में लिया, पर तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुल गया